गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू किया जाए। आज का टॉपिक क्लास 12th में फिजिक्स का रहेगा, जो कि रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बातें हम लोग करते आ रहे थे, उसी में सेशन आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो क्लिप में आपने देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हमने और उसके मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में आपको बताया था। अब आज इस क्लिप में हम आपको जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे, यानी सिंपल से कंपाउंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। स्पेशली आपने देखा होगा कि जो बायोलॉजी की लैब वगैरह होती है वहाँ पे खास करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल स्लाइड्स को देखने के लिए किया जाता है, यानी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम एनलार्ज करके इसकी मदद से देख पाते हैं। ये इसका अपना प्रोसेस हो गया या वर्किंग हो गया। और भी बहुत माइन्यूट अगर ऑब्जेक्ट्स को देखना है फिर तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो फिलहाल अभी उस डिस्कशन पे हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आज स्टडी करेंगे कि एक्चुअली वो क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन यानी उसमें क्या क्या है, और वो जिस भी प्रिंसिपल पे एक्ट करता है वहाँ पे प्रिंसिपल क्या समझा जाए। देन आफ्टर दैट उसके मैग्निफिकेशन का फार्मूला। तो आज की क्लिप में हम आपको इन्हीं के बारे में डिस्कशन करें। तो चलिए आप पहले तो जान लें कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता था जो कि किसी फ्रेम में अटैच रहता था। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें क्या कहना है कि देयर आर टू लेंसेज विच आर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और विशेषता खास क्या है कि एक तो आंख की तरफ में रखेंगे जिसको हम लोग आई पीस बोलेंगे, वो भी कॉन्वेक्स लेंस है, और एक उस ऑब्जेक्ट की तरफ को रखा जाएगा जिसको हमें देखना है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आप ध्यान रखें कि जो शेप आकार की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव जो है वो कम फोकल लेंथ का और छोटे आकार का होता है। इसका मतलब उसके एपर्चर भी कम है, उसकी फोकल लेंथ भी कम है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर ज्यादा कहेंगे, यानी लेसर फोकल लेंथ का मतलब है कि वो हायर इन द पावर, क्योंकि पावर फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। ये आप माइंड में हमेशा सेट रखिए इस पर, ठीक है। तो अब जरा उसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग पहले चले जाते हैं कि वो एक्चुअली था क्या। इट कंसिस्ट ऑफ टू सुइटेबल कॉन्वेक्स लेंसेज टू गिव लार्ज मैग्निफिकेशन, ठीक है। यानी एक अच्छा खासा मैग्निफिकेशन अगर हमें लेना है, बड़ा करके दिखाना है ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू सुइटेबल कॉन्वेक्स लेंसेज की इसमें कलेक्शन है, दो कोई खास पावर के या दो कोई खास फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस का एक ये कलेक्शन है कि मैग्निफिकेशन ये काफी बढ़ा सके। जिसमें एक लेंस क्या है, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको स्मॉल फोकल लेंथ का और स्मॉल इन अपर्चर का हम पाते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस जिस जो ऑब्जेक्ट की तरफ को रखा जाएगा ऑब्जेक्टिव। एंड अदर इज आईपीस लेंस, आईपीस लेंस जो कि लार्ज फोकल लेंथ का होगा और लार्ज अपर्चर का होगा, यानी लाइट का जो कलेक्शन का हिस्सा है वो बड़ा होगा, एपर्चर ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि आंख की तरफ रखा गया है इसलिए हम इसको आईपीस बोलेंगे। तो इसी की तरफ से हम व्यू लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए प्रिंसिपल टेक्निकली वही है जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात को अगर हम समझ चुके हैं, उसमें खास क्या था उसी बात को पहले हम रिपीट कर दें कि किसी भी दशा में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, लेंस के कहा, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस का जो बीच का पार्ट है वो जिसको बोलते हैं, कभी कभी सी बोल देते हैं, वहां और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो हम कहते हैं कि सेम साइड यानी उसी तरफ हाईली एनलार्ज एक इमेज फॉर्म होगी जो कि इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, ऐसा बोलते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस के जब रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो उसमें शिफ्ट केस के नाम से भी ये हम सभी जानते हैं कि शिफ्ट केस वो क्या है। तो जनरली सभी को मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए तो शिफ्ट वाला केस है। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर इन द सेंस ये लेंस हो गया ना, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया जाएगा। अगर ये इसका फोकस है तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो पैरेलल आने वाली फोकस से गई है ना, और ये वाली सीधे निकल गई, तो इधर तो मिलेंगी नहीं क्योंकि इनके बीच का स्पेस कम नहीं होता है। तो दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, इनको हम लोग क्या करते हैं पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जहां पे मिलती है हम कहते हैं ये इमेज बन गया। इफ ए इज द ऑब्जेक्ट देन
ए डैश बी डैश इज द इमेज, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना। अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो ये इरेक्ट बना, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का मामला है तो कह दें कि बड़ा बना ऑब्जेक्ट से साइज से। और अगर नेचर की बात करें तो कह देंगे कि ऑब्जेक्ट अगर जैसा रखा वैसे ही बना। ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा तो सीधा बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर आप उल्टा रखो तो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में आप यूज करेंगे कि इमेज ऑब्जेक्टिव से जो बनेगी, इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस से वो बनेगी ए डैश बी डैश, यानी इस लेंस से इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। यहाँ ये हर हाल में इमेज किसके अंदर पड़नी चाहिए, ये जो आईपीस है इसका जो फोकस है एफई वो रहा ये, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में ये इमेज पड़े आके, कौन सी, जो ऑब्जेक्टिव से बनी। अगर ये इसके बीच में पड़ गई तो बाकी थीम वही जो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में लगाते हैं या कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस में लगाते हैं। क्या कि अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में पड़ गई तो हम पाते हैं कि हाई एंड लार्ज उसी साइड में इमेज बनेगा। तो देखें ये बात वही हो गई कि ए डैश बी डैश इज इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, बट ये इमेज जो है डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव से जो बनी है वो आईपीस के फोकस के कहाँ है, अंदर है। इसका में ये इमेज आईपीस वाले लेंस के लिए, यानी इस लेंस के लिए यही इमेज जो है काहे का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऐसा आप लेंस मेकर्स में भी देखते हैं। तो दिस इमेज एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, और ये है कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर और ये जो फोकस है उसके बीच में। तो बाकी थीम वही लगा ले कि अगर कोई चीज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो सेम साइड यानी इसी तरफ इमेज बनेगा। कहाँ जाके, ऑब्जेक्ट से कहीं पीछे जाके, हाईली इनलार्ज। तो देखें भाई कैसे देखें बने, तो पूरा रे डायग्राम समझा लेते हैं कि पहले तो ऑब्जेक्टिव की तरफ क्या देख लें कि ये पैरेलल रे आई है तो इसके ऑब्जेक्टिव के फोकस एफओ से होके जाएंगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर इसका C1 माना है तो ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकल जाएगी। तो कहीं मिल गई यहाँ बी डैश जिसको बोल दिया, तो ये इन्वर्टेड इमेज बन गई, किससे, ऑब्जेक्टिव से बन गई। तो दिस इमेज ए डैश बी डैश act as a virtual object for the eyepiece lens, and we know here this object lies in between the optical center and the focus of eyepiece. So rest process like the process in the simple microscope. बाकी की प्रोसेस वही सिंपल माइक्रोस्कोप जैसी आप पढ़ लें। कैसे, कॉपी को तो चाहे पलट के फिर रे डायग्राम आधा बनाए कि आधा इस सेक्शन तक बन गया और आधा इधर वाला जो पोर्शन है जान लें कि वो यही है। बस क्या करना है, कॉपी को पलट देना है, आपको इजिली रे डायग्राम बाकी बनाते बन जाएगा। देखें बाकी क्या बना, दो बातें करेंगे, पैरेलल आने वाली निकाल दी, ये कहां से गई, इसके फोकस से गई, यानी किसका, आईपीस का फोकस है तो एफई हो गया, ठीक है। पैरेलल आने वाली इसके फोकस से गई। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे निकल गई। ऑप्टिकल सेंटर वाली जब सीधे निकल गई तो अब देखें इनके बीच का तो स्पेस बढ़ता रहेगा, इधर तो ये मिलनी नहीं। इसका मतलब इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैक, यानी अब क्या करें, इनको डॉटेड लाइन देके पीछे ले, इसको भी पीछे ले, तो जहां कहीं भी ये मिल गई तो कहेंगे ये इमेज तैयार हुआ। तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश ये फाइनल इमेज है जो आईपीस के थ्रू अब बना है। तो अब इसको इन्वर्टेड ना कहे, बल्कि आप ऐसे कहने जैसी ऑब्जेक्ट रखी थी, ऑब्जेक्ट तो ये है किसके लिए, आईपीस के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट ही है। ये अगर उल्टा रखी दिख रही तो ये उल्टा बना हुआ ही नजर आएगा, ये अगर सीधा रखा होता तो ये सीधा नजर आता है, यानी जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही, ठीक है। इरेक्ट वाले वर्ड में अगर आप कंफ्यूज होंगे तो उससे बेटर है ये आप समझ लें कि भाई यहाँ पे हमने इरेक्ट क्यों कहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा रखा मिला तो इमेज भी सीधा मिला। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट सीधा वाला वर्ड छोड़ दे, ऐसे क्या ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज हमें ऐसे नहीं मिलेगा, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसे, यानी जिस साइड का ऑब्जेक्ट उस साइड का इमेज मिलता है। वही यहाँ कहते हैं ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है डैश बी डैश, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज भी हमें ऐसे ही मिल रहा है। तो सारे कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे। तो अब रे डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ की दूरी ऑब्जेक्टिव से, वो ऑब्जेक्ट जो ए बी रखी है वो हम लोग यू से कहते हैं तो यू नॉट मान लिया, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ये एफओ हो गई, और वो ऑब्जेक्ट के लिए यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का मामला हो गया, ठीक। अब यहाँ से जो इमेज बनाए डैश बी डैश, तो अब बाकी बातें हम लोग इधर की कर लेते हैं। जो आईपीस है
आईपीस की फोकस यहाँ, इसके बाहर रखते हैं एफई, ठीक है एफई। और अब बाकी बातें क्या हो जाएगी कि ये जो एफई से लेंस C2 तक की जो दूरी है आईपीस के, ये दूरी एफई से C2 तक, ये भाई बोलते हैं एफई फोकल लेंथ इसकी है ना। और जहां फाइनल इमेज बनी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, जो कि हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर या कैपिटल डी से बोला जाता है। तो फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश पे बना है, तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल डी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल डी हो गया। अब बाकी हम लोग जरा और डायग्राम में समझ लें, क्या कुछ कह रहे हैं कि ये पहला इमेज बना था A डैश B डैश, किससे बना था, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव से ये पहला इमेज बना A डैश B डैश, जो कि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये है तो इमेज ही किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो ये इमेज है A डैश B डैश। आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो A डैश B डैश की दूरी अगर हम ऑब्जेक्टिव वाले से देखें तो इमेज जैसे ही नाम होगा ना, तो जैसे वो U नॉट था वैसे ये क्या बन गया, ये दूरी यहाँ की, यानी ये से लेके यहाँ तक, ये देखें यहाँ ये हो गई आपके पास V नॉट। अब यही इमेज जो ऑब्जेक्टिव से बनी है A डैश B डैश, यही इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो इमेज ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज, आईपीस के लिए यही इमेज ना होकर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ से दूरी हम लोग U बोलते हैं। तो भाई यहाँ से यहाँ की दूरी अगर देखिए तो U का मतलब है आईपीस से, तो U के साथ सफिक्स E लगा दिया, ठीक है। और बाकी बातें आपको क्लियर नहीं होंगी। अब जो ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनता है विजुअल, वो अल्फा बोल रहे हैं, तो भाई ये है ना ऑब्जेक्ट, ये हिस्सा है ये भी, तो डॉटेड देके ये आईपीस पे फाइनली ले आए, इसको क्या बोल दिया अल्फा। और जो फाइनल इमेज होती है वो कौन है, A डबल डैश B डबल डैश तक वो लाइन गई है, चाहे वो पढ़ लें चाहे A डैश B डैश तक पढ़ लें। ये जो इमेज बना है वो इमेज का एंगल बीटा होता, तो इसको हम लोगों ने बीटा बोल दिया। तो अल्फा वो ऑब्जेक्ट का एंगल, विजुअल एंगल, और बीटा वो इमेज का विजुअल एंगल कहलाएगा, ठीक है। वो C1 है और ये C2 है। तो सारी बातें आपको डायग्राम में देखें क्लियर आ गई। चलिए आइए देखते हैं कि मैग्निफिकेशन पावर का हम लोग फॉर्मूला कैसे हैंडल करते हैं। हाँ ये जरूर है, आप हर हाल में ये कंसेप्ट ध्यान रखिए कि जो कुछ सिंपल माइक्रोस्कोप में बात चली थी, हमको कहीं ना कहीं ये थी A डैश B डैश की उसी के अंदर लानी, उसके फोकल लेंथ के अंदर। अगर ये है तो बाकी का कंसेप्ट तो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप वाला है। तो मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर की जहाँ बात कर रहे हैं तो आप और हम ये भी जानते चलें कि जो अमूमन जो भी कोई ऑब्जेक्ट होती है उसको एक जो सिंपल माइक्रोस्कोप है नॉर्मली जो लिए जाते हैं वो 20 टाइम 30 टाइम तक एनलार्ज कर सकते हैं, यानी 20 गुने के आसपास तक एनलार्ज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। लेकिन एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो करीब आप मान लें कि 2500 गुने के आसपास भी उसको एनलार्ज कर देता है, 2500 टाइम्स मच मोर एनलार्ज। यानी कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट का 2500 गुना ज्यादा अगर हो जाए तो आप समझ सकते हो कि ये मैक्सिमम अपना एफर्ट या आउटपुट ये मैक्सिमम अपना दे रहा है। हालांकि जो मैग्निफिकेशन है, क्लियरिटी है फिगर की, ये जो इमेज जो दिख रही है वो इस बात पे भी कुछ हद तक डिपेंड करती है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं क्या उसमें भी ग्लो है। अगर उसकी खुद की ग्लो है तो क्लियरिटी ज्यादा रहेगी, ग्लो कम है तो क्लियरिटी कुछ हद तक कम रहेगी। भले ही लेंस हम अच्छे ले रहे हैं बावजूद इसके भी, तो ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो चलिए फार्मूले की बात हम लोग करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, पहला केस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDB। LDDB मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड जो है कितना बोलते हैं, D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। किसके लिए, और हेल्दी है, यानी जिस आंख में कोई डिफेक्ट ना हो, ना वो मायोपिया से ना वो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा हो बंदा, तो हम क्या कहेंगे कि जो इमेज बनती है वो एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे बननी चाहिए। वो होती है एक स्वस्थ आंख के लिए कितना, 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पूरा न लिखे LDDB हम लोग बोल दिया करते हैं। तो पहला केस तो रहेगा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDB, और दूसरा रहेगा फॉर ए रिलैक्स्ड आई, यानी व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो दूसरा केस वो रहेगा इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। तो अब सेकंड केस में हम लोग स्टडी कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, मतलब ये आईपीस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है,
तो अभी तो ये इसके फोकस के अंदर है। ये दूसरा केस हम लोग स्टडी करेंगे तो कहेंगे ऑब्जेक्ट ये जो ये फोकस पे होना चाहिए, मतलब वो एपी पे ही हो जाए। तो सेकंड केस जब देखेंगे तो उस पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि हाँ रियली वो ऐसा होना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर पहले केस में यानी जब एलडीडीवी की बात कर रहे हैं तो वो क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा, यानी इमेज का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट का एंगल। ठीक है, और बीटा और अल्फा की वैल्यू अगर देखें तो हम लोग कहते हैं कि एंगल्स आर स्मॉल, सो बीटा को tan बीटा में, अल्फा को tan अल्फा में हम लोग ले जाते हैं। तो बीटा का मतलब है tan बीटा की वैल्यू और अल्फा का मतलब है tan अल्फा की वैल्यू। और tan की वैल्यू होती कैसे है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा का मतलब tan बीटा देख लें यहाँ, परपेंडिकुलर यानी इस ट्राइंगल में देखें कि जो ट्राइंगल C2A1 B1 है, और देखें ये इमेज का एंगल देख रहे हैं तो हमको इसमें जाना पड़ेगा, इस ट्राइंगल में, यानी ये ट्राइंगल, इसका नाम क्या ले लें, C2A डबल डैश B डबल डैश, यानी इसमें देखें, ये क्या देखें, ये कहाँ कहेंगे जहां तक इमेज गई फाइनली, है ना। तो परपेंडिकुलर कौन है, A डबल डैश B डबल डैश, और बेस क्या है C2A डबल डैश, C2A डबल डैश, देखें A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2A डबल डैश, और अपॉन में अल्फा की वैल्यू जब देखेंगे तो भाई ऑब्जेक्ट का एंगल हम लोग देखते हैं, है ना। तो वहां पे ऑब्जेक्ट के एंगल के लिए हमें क्या चाहिए, PA डैश चाहिए, है ना। बेस के तौर पे PA डैश काम कर लेगा, ओके। PA डैश की वैल्यू और तो अल्फा की वैल्यू जो है अपने पास, जरा देख लें कि हम लोग ये ट्राइंगल यहाँ वाले पे आ जाए, C2P और A डबल डैश, यानी इसमें यही ना है अल्फा। तो यहाँ पे C2P A डबल डैश, इसमें देखें tan की वैल्यू क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, PA डबल डैश, और बेस A डबल डैश C2 तक। तो PA डबल डैश और अपॉन में A डबल डैश C2 जो अपॉन में होता है वो ऊपर निकल आएगा। तो अब हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले C2A डबल डैश कैंसिल हो जाएंगे। तो देन मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन PA डबल डैश। ठीक है, PA डबल डैश ये हो गया, बट PA डबल डैश ऑब्जेक्ट की ही हाइट थी AB के बराबर, तो PA डबल डैश की जगह जो है PA डबल डैश ये रहा ना, देखें PA डबल डैश एक्चुअली देखें ये किसके पैरेलल है, AB के, यानी PA डबल डैश एक्चुअली जो हाइट है वो उसकी हम क्या ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट AB की हाइट। तो बट PA डबल डैश इज इक्वल्स टू AB, सो वी है मैग्नीफाइंग पावर MP इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश ऊपर रहेगा वो है, और PA डबल डैश की जगह हम लोग देखें क्या कह रहे हैं AB, तो PA डबल डैश की जगह क्या ले लें AB, ये रहा AB। ओके, तो आपको मैग्नीफाइंग पावर की जहां तक बात कर रहे हैं तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसा होता था, तो देखिए फाइनली हाइट ऑफ इमेज है A डबल डैश B डबल डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी AB है। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक जो थीम लगती है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे A डैश B डैश से। टेक्निकली है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, A डैश B डैश से। उससे होगा ये कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ME और MO, ME मतलब मैग्निफिकेशन किसका, E का मतलब है आईपीस से, तो ME आईपीस का मैग्निफिकेशन होगा और MO ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन होगा। हम ये मल्टीप्लाई A डैश B डैश की करके क्या करेंगे कि अभी जो नेट मैग्नीफाइंग पावर है वो ME और MO का मल्टीपल के बराबर बैठ जाएगी। तो एक इससे भी जान लें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो काफी एनलार्ज्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस हैं, तो लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है टोटल वो M1 प्लस M2 जैसा नहीं होती है। आपने पिछले क्लास में भी देख रखा है कि मैग्निफिकेशन जो प्रोडक्ट में बढ़ता है, मल्टीपल में बढ़ता है, यानी M1 इंटू M2 इंटू M3। इसका मतलब हमें बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बड़े रिजल्ट देता है, एडिशन उतने बड़े रिजल्ट नहीं देता है किसी चीज के। ठीक है, तो देखें नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई A डैश B डैश, देन वी हैव MP इज इक्वल टू A डैश B डैश की हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो A डबल डैश B डबल डैश के नीचे हम क्या दे दें A डैश B डैश, और एक AB नीचे है तो AB नीचे रखें, और A डैश B डैश एक डिवाइड में लिया और एक कहाँ ले लें मल्टीप्लाई, यानी ये रहा A डैश B डैश ऐसे।
तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये एक्चुअली देखा जाए तो देखें क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश यानी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, मतलब हाइट ऑफ फाइनल इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलने क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इसके लिए काम कर रही थी। तो ये किससे है, आईपीस वाले लेंस से है। इसका मतलब इसकी जगह अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एमई लिखेंगे, क्योंकि ये किससे है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो बन रहा है पोर्शन ये किससे बन रहा है, आईपीस के लिए। तो ये एमई हो गया इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। जरा इस पे देखें, ए डैश बी डैश एक इमेज है और ए बी एक ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज है ए डैश बी डैश और ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी। इसका मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, तो किसके लिए मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्निफिकेशन वो ऑब्जेक्टिव लेंस का है। इसका मतलब इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एमओ लिखेंगे, ये रहा है। तो ये हुआ एमई और ये हुआ एमओ और दोनों के बीच मल्टीप्लाई है। तो ये एक इक्वेशन बना लें कि मैग्नीफाइंग पावर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो क्या होगी, एमई और एमओ का प्रोडक्ट होगी। बेसिकली अगर हमें न्यूमेरिकल में अलग मालूम है, दोनों की वैल्यूज अगर मालूम हो हमें कि एमई मालूम है और एमओ मालूम है, तो हमें कुछ नहीं करना, दोनों का प्रोडक्ट लेना और हमारा आंसर वहीं पे बन जाएगा न्यूमेरिकल में। और बाकी वैसे फार्मूला तो डेवलप हो गया, कुछ और ही है। आप जरा देखते हैं कि एमओ क्या है, एमओ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है ना, और जो कि कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, अगर देखें ए डैश बी डैश कौन सी दूरी है, वी नॉट पर, और ए बी ये ऑब्जेक्ट के लिए ए बी जो है ए सी वन हम लोगों को बोलना चाहिए, एमओ है ना, ए सी वन, ए सी वन, ए सी वन। तो वी नॉट अपॉन माइनस का यू नॉट हो गया, क्योंकि इधर की डिस्टेंस निगेटिव लेते हैं, है ना। और एमई के बारे में जरा देख लें, एमई जो बोल रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन माइनस बी, यानी इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। आई रिपीट अगेन, अगर एमओ देखें तो इमेज की दूरी अपॉन ऑब्जेक्ट की दूरी, तो इमेज क्या थी, वीओ थी, है ना, वीओ, ये इमेज, ये वीओ, और ऑब्जेक्ट की दूरी यू नॉट, ठीक है ऐसे। और एमई के हिसाब से देख लें कि इमेज की दूरी अपॉन ऑब्जेक्ट की दूरी। अब इसके लिए इमेज कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, उसकी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, फाइनली अगर बोले तो वी बोलेंगे, लेकिन वही आगे चल के हम लोग क्या बोलेंगे, डी। क्यों, क्योंकि अपना केस क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडी, यानी जब वो डी पे बने, तो इमेज के लिए वी तो लिखेंगे, बट आगे चल के इसी वी को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, डी में चेंज कर देंगे, क्योंकि केस ही है हमारा कि फाइनल इमेज एलडीडीवी पे बने। एलडीडीवी के लिए वी की वैल्यू क्या मानी जाएगी, कैपिटल डी के रूप में, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो एम इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन माइनस का यूई, माइनस माइनस हट गया तो वी अपॉन यूई, बट वी की जगह देखें, हाँ यही बात आ गई कि वी की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, वी इज इक्वल टू डी। देन एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी की जगह जब डी ले लेंगे तो एम ई आ जाएगा डी अपॉन यूई, ये रहा डी अपॉन यूई। इसको इक्वेशन सेकंड में, तो हमारे पास कई वैल्यूज हो गई। अगर एमओ कहीं लिखना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एमओ की जगह वी नॉट अपॉन यू नॉट विद नेगेटिव साइन ले लेंगे, और एमई अगर लिखना है तो एमई की वैल्यू घटते बढ़ते ये हमारे पास आ गई कि एमई जो है हमारे पास कितना है, डी अपॉन यूई, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी फर्दर अभी यूज होंगी चल के। तो नाउ वी यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर आईपीस। आईपीस के लिए हम लेंस फार्मूला इस्तेमाल करें। लेंस फार्मूला क्या है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यू को हम पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख लें, ये अपनी इच्छा है ना। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ लिखते हैं, लेकिन किसके लिए यूज कर रहे हैं, आईपीस के लिए, तो उसका क्या रहेगा फोकल, एफ ई। तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है लेंस फार्मूले में। वी पुट यू का मतलब माइनस यू से, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पे यही काम कर रहा है, और ये क्या दूरी है जहाँ पे रखा है, तो यूई है, उधर की दूरियां निगेटिव लेते हैं तो यूई तो रहेगा, लेकिन कैसा, माइनस का यूई। और वी का मतलब है कहाँ पे स्टैंडर्ड इमेज मानी जाएगी, वही एलटीडीवी पे, तो वी का मतलब डी से रहेगा। वो भी इमेज की इधर बनी लेंस से लेफ्ट में, इसलिए डीवी कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो यू का मतलब माइनस यूई और वी का मतलब है माइनस का डी।
इसमें रखने u की जगह माइनस यूवी, तो u की जगह माइनस का यूवी करा, और v की जगह d कर ले माइनस का, तो v की जगह माइनस का d कर दिया, इज इक्वल टू 1/fe, ये रहा 1/fe। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/uv, ये माइनस बना रहेगा, माइनस का 1/d, ये 1/fe। फिर इसमें खास वर्क हम लोग करेंगे कि मल्टीप्लाई कर दें d से, दोनों साइड में, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो मल्टीप्लाई बाई d इन बोथ साइड्स, देन वी हैव d/uv, ये रहा, यहाँ पे d/d, ये रहा, और यहाँ पे d/fe, ये रहा, d/uv, और ये d कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल होकर वन क्या बना देगा, d/fe, या फिर वन को इधर ले आए तो d/uv इज इक्वल टू 1, जब इधर लाएंगे तो 1 प्लस d/fe, ये इक्वेशन 3 बोलते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, और ये जो 2 पे हम लोग छोड़ आए थे, क्या 2 में देखे जरा क्या है, d/uv अगर है हमारे पास, 2 में ध्यान दीजिएगा, d/uv अगर है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, me लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन से कहाँ रखें चल के, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे चल के। फिर ध्यान दे रहे हैं d/uv की जगह कितना, me, तो ये वैल्यू देखें आगे जरा, d/uv है थर्ड में, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, me लिख सकते हैं, तो लिखने, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो d/uv की जगह हमने me कर दिया, तो ये रहा me, और राइट साइड में जो चल रहा है वही है 1 प्लस d/fe। ओके, तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ me एंड mo इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग me की वैल्यू जो अब ये निकाल चुके हैं, ये क्या निकाल चुके हैं हम लोग, me, है ना, और mo की बात करें वो कहाँ था, वो बहुत पहले हम लोग छोड़ आए हैं, यहीं पे ये जो क्या हमने ब्रैकेट बन दिया, ये mo यहाँ पे है। बेसिकली हमें mo मालूम होना चाहिए और me मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों मालूम है तो हमें यहाँ इस इक्वेशन में आके मैग्नीफाइंग पावर पता चल जाएगी, कैसे, ये दोनों का प्रोडक्ट कहलाएगी। तो आप समझ रहे हैं, तो ये वही आगे लिखा हुआ है। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ me एंड mo इन इक्वेशन 1। तो me की वैल्यू फिर से ध्यान दीजिएगा, me कितना है, 1 प्लस d/fe, और mo कितना है, mo ये रहा, माइनस का v/u0, माइनस का v0/u0, ठीक है। तो जरा लिखते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 कहाँ है, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू me इंटू mo, यहाँ पे वैल्यू डालनी है me की और mo की, तो देखें me कितना डालेंगे, me ये 1 प्लस d/fe, ये रहा, इंटू दूसरी वैल्यू mo की चाहिए, mo की जगह कितना, v0/u0 विद नेगेटिव, v0/u0 विद नेगेटिव, ये पोर्शन उठा के हम पहले यहाँ पे रख लें इस जगह में, तो v0/u0 माइनस तो है ही है, और साथ में ब्रैकेट 1 प्लस d/fe। तो इस तरीके से ये आपने मैग्निफिकेशन का पावर का फार्मूला देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, लेकिन ये फुल एंड फाइनल बात नहीं आई। ये कौन सा केस देखा हम लोगों ने, पहला केस, जब इमेज कहाँ पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी पे बने, शॉर्ट में बोलते हैं। कैपिटल डी का मतलब एक हेल्दी आंख के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि 25 सेंटीमीटर वही डी होता है। अगर इससे कम पे किसी ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज या क्लियरिटी दिखे तो कहते हैं कि इसको मायोपिया है, और अगर इससे ज्यादा दूरी पे कभी कभी आपने देखा होगा कि तब क्लियर दिख रहा है जब और ज्यादा दूर कर रहे हैं 25 से ज्यादा, तो कहेंगे ये हाइपर हो गया। हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, हाइपर एसिडिटी जैसे आपने सुन रखा है, तो यानी ये हाइपरमेट्रोपिया कहलाएगी, ठीक है। लॉन्ग साइडनेस कहलाएगा, वो बंदा कैसा लॉन्ग साइडनेस है, लॉन्ग साइडनेस मतलब लॉन्ग साइड पे, साइड मतलब दृश्य विजन, लॉन्ग साइड पे जब होती है कोई चीज तब वो अच्छे से देख रहे हैं। और पहले वाले में क्या करो, करीब करना पड़ रहा है, तो मायोपिया बोले, मायोपिया में शब्द छुपा हुआ है, क्लियरिटी नहीं है। लेकिन आप कह लें शॉर्ट साइडनेस, शॉर्ट साइडनेस मतलब शॉर्ट साइटेड है, यानी जब कोई चीज साइट के मामले में यानी दृश्य या विजन के मामले में कहा है शॉर्ट दूरी पे हमारे करीब है, तो हम कहते हैं शॉर्ट साइटेड हो गया। तो स्टैंडर्ड दूरी कितनी है 25, वो कैपिटल डी है, किसके लिए, एक हेल्दी आंख के लिए। अब हेल्दी आंख को ध्यान में रखे कंपेयर में बोला जाता है कि भाई इससे कम पे ठीक दिख रहा है तो कहेंगे ये मायोपिक है यानी शॉर्ट साइटेड है, और 25 से ज्यादा पे कुछ रखने पे ठीक ज्यादा क्लियरिटी दिख रही है तो कहेंगे ये हाइपरमेट्रोपिक हो गया, ठीक है, यानी ये लॉन्ग साइटेड है। तो इस तरीके से आप इस केस को देखें, और फिर अब हम आपको देखिए अगला केस बताने जा रहे हैं, तो चलिए फिर आइए उसको देखते हैं। तो आइए चलिए केस सेकंड अब देखते हैं हम लोग।
तब में हमने क्या बोला था आपसे कि सेकंड में क्या रहेगा, ए फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी जब इनफाइनाइट पे कोई इमेज बने तब के लिए। पिछला केस था एलडीडीबी का, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है रिलैक्स्ड है, यानी आग पे जब कोई जोर ना देना पड़े। जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि अगर स्टैंडर्ड दूरी पे रखे हैं तब तो ठीक है, नॉर्मल विजन है। हम कोई चीज को करीब करते जाए और उस पर फिर कॉन्सेंट्रेट करें, इवन चाहे पेन ही ले लें, एक स्टेज ऐसी आएगी हमें बहुत ही स्ट्रेस महसूस होगा, तो ये रिलैक्स आई नहीं है। जो सैलरी मसल्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा आंख के लेंस के ऊपर अपना प्रेशर डालना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ को बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है। और अगर मान लीजिए कि हम दूर का व्यू कर रहे हैं, कोई दूर की चीजों को देख रहे हैं, इवन हम रात के टाइम में स्टार्स को, मून को, ये सब देख रहे हैं, तो हमारी आंख पे उस समय कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, यानी रिलैक्स्ड है। तो फिर वही बात समझ लें कि बात यही आ गई, ये फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो हमारी आंख कैसी होगी, उसमें रिलैक्स्ड होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल विजन भी कह सकते हैं, यानी नॉर्मल विजन का केस भी कह सकते हैं, या व्हेन द आई इज इन द रिलैक्स्ड पोजीशन, ये भी कह सकते हैं। तो थोड़ा फिगर अब बदल जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी अभी बोला था कि ये फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बननी है तो इमेज कब इनफाइनाइट पे बनती है, जब ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे हो, ठीक है। तो लेंस इन द सेंस फाइनल जो इमेज बनती है उसके लिए की बात हम लोग करें तो आईपीस के मतलब बिहाफ पे बन रही थी, तो आईपीएस के लिए ए डैश बी डैश को ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, तो ए डैश बी डैश कहाँ पे जरूर आए, आईपीएस का जो फोकस है एफई उसी पे जरूर बने। पिछले केस में क्या था, ए डैश बी डैश कहाँ बना था, एफई के अंदर, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बना था। अब ए डैश बी डैश कहाँ बने, फोकस पे ही बने। क्यों, क्योंकि ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए, आईपीएस के लिए। अगर ये ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। तो जरा देखें, तो रे डायग्राम टेक्निकली देखें तो टफ नहीं है, तो आपको सिर्फ टेक्निकल तौर पे इन बातों को माइंड में बैठाने की जरूरत है। तो जरा सारा थीम वही है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट है, तो पैरेलल आने वाली रेज इसके फोकस से निकल गई। रे डायग्राम पहला भी यही था, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली सीधे पास हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका C1 है, ठीक है, सीधे पास हो गई, जहां पे कलेक्ट हुई वहां पे इमेज बनी। बस पहले फर्क क्या था, इमेज तो यही बनी थी, पिछले केस में क्या था, एफई के अंदर बनी थी, एफई ऐसा था। लेकिन अब के केस में हम लोग क्या कह रहे हैं कि जहां पे इमेज बनी वो कहाँ है, क्या पॉइंट है, वही एफई है, यानी आईपीएस का फोकस है। तो अगर आईपीएस के फोकस पे बनी तो बाकी की कहानी आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गई, यानी ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई ना आईपीएस के लिए। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, और जानते हैं कैसे, एक तो पैरेलल आने वाली रे को फोकस से निकाल दें, ये रहा फोकस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड सीधे निकाल दें, तो ये कहीं भी आगे नहीं मिलने वाली है। अगर आंख से व्यू करें तो कहेंगे ये आगे तो नहीं मिलने वाली, कहीं पीछे मिलेंगी जाके, तो पीछे कहाँ पे मिलेंगी जाके, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे थी इसलिए बोलेंगे टू इन्फिनिटी, यानी कहाँ मिलनी है, इनफाइनाइट पे कहीं मिलनी है जाके। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर लें। और बाकी जो लेवलिंग है वो सारी वही है, आपको ऑब्जेक्टिव का फोकस इधर में हो गया, ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से यूई हो गई, यूई ना कहेंगे हम लोग, इसका जो सिंबल चाहिए वही दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से तो यू नॉट बोल रहे। बाकी दूरियों का कोई इशू नहीं है, सिंबल हम लोग क्या ले रहे हैं, U1 U2 कर लें, आप यू डैश कर लें, वो सब चलेगा। अब इससे जो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनाए ए डैश बी डैश, उस इमेज तक की दूरी वी नॉट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से। फिर फोकस पे चूंकि इमेज बना है तो ए डैश बी डैश फोकस पे ही है, तो यहां से आईपीएस तक की दूरी एफई, और यही ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो भाई इसी को हम लोग यूई भी फिलहाल बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो नाउ फ्रॉम प्रीवियस केस भी है, एमई क्या निकला था पिछले केस में, वी अपॉन यूई, वी अपॉन यूई पिछले केस में हम लोग देख चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ इसमें ये बदलाव करना है कि वी की जगह क्या कर लें, डी, क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन होना चाहिए, वी की जगह हम लोग डी कर लें, ठीक है, और यूई की जगह क्या कर लें, एफ ई कर लें। तो अगर इतना कर लेते तो एम ई हमारे पास आ गया डी अपॉन एफ ई, है ना, डी अपॉन एफ ई हो गया। और मैग्नीफाइंग पावर तो एमओ इंटू एम ई था,
तो एमओ की जगह भी आपको पिछले केस से मालूम है क्या था, वी नॉट अपॉन यू नॉट विद नेगेटिव साइन। ये एमओ की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं पिछले केस में। और एमई की जगह क्या रहेगा, डी अपॉन एफ ई। तो जो डी अपॉन एफ ई रहेगा, तो ये फार्मूला आपके पास आ गया कि वी नॉट अपॉन यू विद नेगेटिव साइन और साथ में डी अपॉन एफ ई। हाँ, निगेटिव साइन यहाँ पे क्या दर्शाता है, देखिए मैग्नीफाइंग पावर अगर निगेटिव साइन के साथ है तो हम कहते हैं कि इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज तो इन्वर्टेड बननी थी, है ना, इन्वर्टेड बननी है, माइनस साइन उसी को शो कर रहा है, ठीक है। और एक और यहाँ टेक्निकली थोड़ा बदलाव हम लोग कर सकते हैं क्या, अगर ऑब्जेक्ट ए बी जो है इट इज वेरी क्लोज टू फोकस ऑफ दी ऑब्जेक्टिव, तो थोड़ा टेक्निकली कह सकते हैं कि हमारे पास क्या बदलाव हो जाएंगे, इफ ऑब्जेक्ट ए बी इज वेरी क्लोज टू द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, देन एमओ क्या बन जाएगा, एल अपॉन एफ ओ बन जाएगा, एल अपॉन एफ ओ। एल से मतलब है कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के जो बीच की दूरी है यही क्या है, एल से बोली जाएगी, यही लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोल दी जाएगी, यानी उस ट्यूब की लेंथ, एक तरफ आईपीस लगा एक तरफ ऑब्जेक्टिव लगा, यही लेंथ का काम कर जाएगा। तो एमओ क्या हो जाएगा, एल अपॉन एफ ओ, वेर एल क्या है, एल इज द ट्यूब लेंथ, यानी ये हम कह सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब है जिसपे दोनों लेंस फिट है, यही उसकी लेंथ है। या कह लें डिस्टेंस बिटवीन एलओ एंड एलई। एलओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और एलई का मतलब है आईपीस वाले लेंस, यानी आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो बीच की दूरी है वही एल है। और कोशिश ये की जाती है कि 25 सेंटीमीटर में वो लगे हों, यानी एक अगर ऑब्जेक्टिव लगा एक ही आईपीस लगा, तो नॉर्मल विजन के लिए ये है कि आंख रिलैक्स सिचुएशन में हो और ये इसके बीच की दूरी कितनी हो, 25 सेंटीमीटर हो, वो एच पे लगाए जाते हैं, किनारों पे लगाए जाते हैं। तो एमपी का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम एमओ की जगह ये ना लेके क्या ले लें, एल अपॉन एफ ई, तो ये बन जाएगा एल अपॉन एफ ई, और एमई तो था ही था डी अपॉन एफ ई। तो नेट फार्मूला बन गया एमपी इक्वल टू एल अपॉन एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई। तो फाइनली आप इस जो है रे डायग्राम को अच्छे से देखें और इसका डेरिवेशन को भी अच्छे से देखें। एक दो बार कंसंट्रेट करने भी आपको डेरिवेशन अच्छे से ही आ जाएगी, ये पूरी हम उम्मीद करते हैं। और अगर हमें मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है तो हम कहेंगे कि जो फोकल लेंथ है दोनों की, यानी ऑब्जेक्टिव की भी और आईपीस की भी, वो लेसर लेनी चाहिए, यानी फोकल लेंथ कम हो तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ सकती है। अब फोकल लेंथ कम हो मतलब पावर ज्यादा होगी, हिडन है वो बात, जिसका फोकल लेंथ कम है इसका मतलब वहां पे पावर ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस कम फोकल लेंथ के लेने चाहिए, या कह लें कि ज्यादा पावर वाले लेने चाहिए, ऐसे भी तो कह सकते हैं। अच्छा, कम फोकल लेंथ के लेने चाहिए, ये हम कहाँ से वर्ड निकाल पा रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिकली देखें तो यहाँ फार्मूले में देख लें कि एफ और एफ ई का है डिनोमिनेटर में, तो एमपी के साथ वो इनवर्सली है, मैग्नीफाइंग पावर इनवर्सली क्या है, एफओ और एफ ई। इसका मतलब एफओ एफ ई जितना कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा, वो वर्ड हम लोग यहाँ से कह पा रहे हैं। तो अब इस डेरिवेशन को आप रे डायग्राम को अच्छे से देखें और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, बेहतर आएगा। और वीडियो क्लिप को देखने के साथ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज ना भूलें, ताकि और भी लोग अपडेटेड होते रहें और हमारी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।